चैप्टर नंबर 20 और हमारा ये टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और हमने ये पिछले क्लासेस में ये देखा था कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और उस फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने क्वांटिटेटिवली एक उसकी इक्वेशन भी लिखी थी कि हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वायर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वेसिनिटी में जब आप लेके जाएंगे तो फिर जाहिर है एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस वायर के ऊपर। और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हमने एक इक्वेशन लिखी थी। और वो फोर्स जो है वो करंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा था। वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा था। और उसके साथ साथ वायर का जो सेगमेंट लेंथ था उस पर भी डिपेंड कर रहा था कि उस वायर का कितना हिस्सा जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। और इन तीन चीजों के अलावा एक और फैक्टर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ इस लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फर्ज कर लीजिए कि करंट के बजाय कोई चार्ज पार्टिकल किसी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो फिर उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। ये बात तो हम देख चुके हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज ही फ्लो होते हैं। और वो चार्ज अगर किसी वायर के बजाय किसी फ्री स्पेस में मूव कर रहे हो, यानी फर्ज कर लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन गन है, वहां से आप इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट हो रहा है, या कोई टंगस्टन फिलामेंट है आप गर्म करते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, या कैथोड ट्यूब्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, जब आप ऑन करते हैं तो कैथोड ट्यूब्स का जो फिलामेंट है वो गर्म होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जो जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी किसी करंट कैरिंग वायर में ही हो, बल्कि वो किसी फ्री स्पेस में, किसी गिलास की ट्यूब के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर वो ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि फ्री चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे। और ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब अगर किसी करंट कैरिंग वायर के बजाय कोई चार्ज पार्टिकल किसी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी और उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर को हम किसी फील्ड में लेके आते हैं तो वो जो फोर्स है वो करंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फ्री चार्ज है तो अब जो डिपेंडेंसी है वो किन किन चीजों पे होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिपेंडेंसी देखने जा रहे हैं। We have seen that the current carrying wire experiences a force when placed in a magnetic field. Since a current in a wire consists of moving electric charge, we might expect that freely moving charge particle, not in a wire, we call it the free charge particle, would also experience a force when passing through a magnetic field B. From what we already know, we can predict that the force on a single electric charge moving in a magnetic field B. So in order to determine the strength of magnetic field B, or the force on a charged particle, let's suppose n such particles of charge Q pass by a given point in time t. They constitute a current, and therefore we can write I is equals to NQ by T. ये वही करंट का फॉर्मूला है जो कि जनरली आप
डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, लेकिन चार्ज पर यूनिट टाइम का कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो ये करंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा। लेकिन अगर किसी जगह पर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फिर जाहिर है वहाँ पर आप उनकी तादाद लिखेंगे। यहाँ पे n जो है वो एक नंबर है, and that number represented as a number of charged particle passing through any cross-section area per unit time. We let t be the time for a charge q to travel distance L in magnetic field B. Then we can write by simple equation जो कि आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है, S is equals to VT, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन अगर ना हो तो जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है वेलोसिटी टाइम के मल्टीप्लिकेशन के। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो L है, एंड दिस इज इक्वल टू V टाइम T, where V is the magnitude of the velocity of the particle. Thus, the force on these n particles is given by F is equals to I L D sin theta. और ये वो इक्वेशन है जो हमने किसी करंट कैरिंग वायर पर लगने वाली फोर्स के लिए हमने निकाला था। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास करंट की बजाय इंडिपेंडेंट कोई चार्जेस हों, और ये जो करंट का जो सेगमेंट L है इसकी बजाय कोई इंडिपेंडेंट चार्ज का कोई पैरामीटर्स आ जाए। तो इसके लिए अभी हमने पहले डिफाइन किया कि जो I है दैट इज इक्वल्स टू NQ/T एंड L इज इक्वल्स टू VT। ध्यान में रहे कि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। सो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो फिर उसके लिए आप L is equals to VT लिख सकते हैं। So if we substitute the value of I and L in this equation, तो आपके पास यहाँ से जो टाइम की डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, and you have F is equals to NQVB sin theta. And this is the force on charge Q, and the number of charges are N here. लेकिन अगर हम फर्ज कर लें कि सिर्फ एक चार्जेस पर लगने वाली फोर्स निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे N की जगह पर हम सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So the force on one of the N particles is given as follows: F is equals to QVB sin theta. तो ये एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। पहली इक्वेशन वो थी जो हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जहां पर फोर्स जो था वो करंट का फंक्शन था और लाइन सेगमेंट का फंक्शन था। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल पार्टिकल जो कि फ्री स्पेस में मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स निकालना चाहेंगे, सो दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज and velocity of that charge. जबकि B sin theta वहां पर भी था और यहाँ पर भी है। सो इनफैक्ट यहाँ पर भी जो फोर्स है वो 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। इस चार्जेस की तादाद जितनी ज्यादा होगी उस पर लगने वाली फोर्स उतनी ज्यादा होगी, चार्जेस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। एंड दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी तो फिर फोर्स ज्यादा होगा, एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन V एंड B। तो इस एंगल की वजह से ये फोर्स 0 हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, बट कीप इन माइंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 then I mean this is the maximum force in fact। और अगर V और B पैरेलल हैं तो साइन 0
जीरो हो जाएगा और इसका मतलब है कि कोई फोर्स उस पार्टिकल पर नहीं लग रही होगी। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पर फोर्स जीरो होने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये है कि पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में मौजूद है, यानी वेलोसिटी जीरो के बराबर है, तो फोर्स जीरो हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस बी के पैरेलल हो जाएगा, यानी बी की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो के बराबर होगा उस पार्टिकल पर। This equation gives the magnitude of the force exerted by a magnetic field on a particle of charge q moving with velocity at a point where the magnetic field has magnitude b. And angle between v and b is theta. So as I said before, the force is greatest when the particle moves perpendicular to the b. That means theta is equals to 90 degree, and the force is zero if the particle moves parallel to b. Theta is equals to 0 degree. In fact, parallel का मतलब ये हुआ कि either particle is moving along the magnetic field or moving opposite to the magnetic field. So इन दोनों केस में चूंकि एंगल जीरो होगा तो फिर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी. The direction of the force is perpendicular to the magnetic field and the velocity of the particle. क्योंकि साइन इन्वॉल्व है, साइन को जब हटाएंगे तो v और b का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और आपको पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है gives a third vector which is perpendicular to the plane where the both vector is located. Okay, so if you look at here, this is our equation for the force on the charged particle moving in magnetic field B. So इस फिगर को अगर आप देखें तो we have n नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो इसमें जब कोई पार्टिकल आप लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड रूल से निकालेंगे, जो कि क्लास में हमने आपको लोगों को बताया हुआ है. सो इन ईदर केस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब इस किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो यहाँ से देखें इस केस में जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जबकि नेगेटिव चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी तो फिर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी. तो जिसके नतीजे में ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपनी डायरेक्शन तब्दील करेगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स. इसी तरह से यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया, ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ है, तो ये इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन फिर तब्दील हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द चार्ज पार्टिकल इज is moving in magnetic field B because of the force. The path of the charged particle moving in a plane perpendicular to a uniform magnetic field is circle. अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है और एक पार्टिकल किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उस फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो वो जो फ्री चार्ज पार्टिकल है उसका जो पाथ बनेगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा. और हम अभी देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. ये जो क्रॉस है, ब्लू लाइन जो क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन है, आप वाकिफ हैं, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, and that means the magnetic field is into the page. Okay, an electron at point P is moving to
टू द राइट। फर्ज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस फील्ड के अंदर आता है एंड द पार्टिकल इज नेगेटिव से, तो यहाँ पर जब राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एग्जिट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये आप उसी राइट हैंड रूल से आप ये फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। So an electron at point P is moving to the right and the force on it at this point is toward the bottom of this page as shown in this figure. The electron is thus deflected toward the bottom. ये फिर जाहिर है फोर्स चूंकि नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जाएगा इस dotted line के along. A moment later, say when it reaches to point Q, the force is still perpendicular to the velocity vector and is in the direction is shown here. For example, इस Q point पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पर भी जो force है वो perpendicular direction में होगी as compared to the velocity vector. So in either case, अगर फर्ज कर लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, so जो velocity vector है वो तो tangent direction में होगा, लेकिन जो force है उस velocity vector के normal direction में होगी। तो इस लिहाज से ये जो magnetic field है जो force इस charge particle पे लग रही होगी वो इसको एक circular path के अंदर rotate करवाएगी। So because the force is always perpendicular to the velocity vector, the magnitude of V does not change. और ये आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है कि जब पार्टिकल किसी फ्री स्पेस में मूव कर रहा होता है और उस पर फोर्स अगर उसी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है तो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि पार्टिकल की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स किसी पार्टिकल पर एग्जर्ट करती है वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवाती है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। And therefore the electron moves at constant speed along this circular path. If the force on a particle is always perpendicular to its velocity vector, the particle moves in a circle and has a centripetal acceleration of the magnitude. और जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर मूव करता है कांस्टेंट रेडियस r, तो फिर वहां पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये पार्टिकल की डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से होता है। उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील होने की वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। Thus, the charged particle moves in a circular path with a constant magnitude of centripetal acceleration in a uniform magnetic field. So let's see an example. An electron travels at 1.510 raised to the power 7 meter per second in plane perpendicular to a uniform magnetic field 0.01 Tesla. Describe its path quantitatively and ignore the gravity because gravity on the charged particle is very small because of the small mass of the charged particle. So force, I mean Newton's की जो second equation है, I mean the total force is equals to ma, and the force because of the magnetic field is qvb, and acceleration, which is the centripetal acceleration, is equals to v squared by r। और यहाँ से सॉल्व करके आप r निकाल सकते हैं।
So this R depends on, of course, mass, velocity, charge, and magnetic field B. Since F is perpendicular to a velocity vector, the magnitude of velocity doesn't change. From this equation, we see that if B is constant, then R is constant. And the curve must be a circle as we claimed above. और यहाँ से value substitute करके हम R की value निकाल सकते हैं. So this is again a very important relation between radius of the charged particle in any external magnetic field B. ये V भी constant है, B भी constant है, and keep in mind that the radius of the charged particle in a magnetic field is inversely proportional to the magnetic field strength. Magnetic field अगर ज़्यादा है तो फिर उस charged particle का जो radius होगा वो कम होगा. अब अगर ये पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में है तो हम उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. द टाइम t required for a particle of charge q moving with constant speed p to make one circular revolution in a uniform magnetic field b, which is perpendicular to the velocity vector, is given as. So time period is equals to 2 pi r divided by v, where 2 pi r is the circumference of its circular path. और पिछले एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि अगर किसी पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय qb. इस r को अगर मैं इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 pi m divided by qb, and you can determine the frequency of revolution of the charged particle in magnetic field B by just taking inverse of the time period, which is equals to qb divided by 2 pi m. And this frequency, particularly we call it the cyclotron frequency of a particle in the magnetic field B, because this is a frequency at which the particles revolve in a cyclotron.